राम राम बचा लो। मैं तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री बालाजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। रुको, यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं और आपको गणित समझ में नहीं आती है और जो समझ भी आती है तो आप लिख नहीं पाते या आपसे क्वेश्चन लग नहीं पाता है, तो आज मैं आपको कक्षा 10 का अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाएगा। आप बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कोई क्वेश्चन कठिन है। आपको सारे क्वेश्चन इतने आसान तरीके से समझा दूंगा कि सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाएंगे और आप बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन भूलेंगे नहीं। है मेरा वादा, बस इतना चाहता हूँ कि आप आगे के 40 से 50 में जितनी देर क्लास चले पूरा टाइम आप क्लास में रहेंगे, थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं होने देंगे। ठीक है, चलो तो आज की क्लास हम यहीं पे शुरू करते हैं। ठीक, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अध्याय 3 प्रश्नावली। अध्याय 3 की जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली कौन सी है? प्रश्नावली है 3.2 और नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से 3.1। तो प्रश्नावली 3.2 में थोड़ा मैंने कल आपको थोड़ा पढ़ा दिया था जो पिछली एक्सरसाइज से रिलेटेड था। ये भी पिछली एक्सरसाइज से ही रिलेटेड, बस उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो नॉलेज आपको है वो मुझे देनी, जो थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज देनी है वो मैं अभी आपको बता रहा। तो बच्चा लोग, मैं आपको आज जो अरे प्रश्नावली 3.2 के जो और सारी चीजें जो और नॉलेज मुझे देनी है वो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। ठीक, तो आप सभी लोग ध्यान से अब देखिएगा। ठीक, तो आप अब हम बात आती है, हमारे चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो मैंने आपको दो चर किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, युग्म क्या होता है, इसका पूरा मतलब क्या होता है, पहले लेक्चर में ही बता दिया था। इस चैप्टर के पहले लेक्चर में ही पूरा आपको मैंने डिफाइन कर दिया। अब आज हम शुरू करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मतलब कि इससे हमको दो चरों का जो रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है वो होता है क्या? वो होता है बाबू, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जैसे कि आप कोई उदाहरण ले लो, जैसे हम पिछले 3-4 लेक्चर में इतने सारे हम अरे रैखिक समीकरण बना चुके हैं। उदाहरण के लिए आप ले सकते हो क्या? उदाहरण के लिए ले सकते हो 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। -9 = 0, यही हमारा व्यापक रूप है। अब इसको मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। मान लीजिए हमने ये वो ले लिया, क्या ले लिया? इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 9 = 0 हमारा ये हो गया इक्वेशन। अब इसकी तुलना हम इससे करेंगे, इसकी तुलना जो ये समीकरण हमने माना है उदाहरण के लिए, इसकी तुलना व्यापक रूप से करेंगे तो हमें a क्या मिलेगा? a बराबर हमारा आ जाएगा 3, नहीं a बराबर आ जाएगा कितना? a बराबर हमारा आ जाएगा, a बराबर आएगा हमारा, a बराबर आएगा 2। कितना आया? 2। बी बराबर कितना आएगा? बी बराबर आ जाएगा 3 और सी बराबर कितना आ जाएगा? सी बराबर आ जाएगा -9। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हमारे जो दो वाले जो हमारा कोई रैखिक समीकरण होता है उसका जो व्यापक रूप, मतलब व्यापक रूप से कहते हैं, जैसे इसको हम क्या कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में जो जब लिखेंगे तो उसे अरे जो जैसे जैसे किसी का नाम, अरे नाम लिखने का, किसी का नाम लिखने का फॉर्मेट होता है, जैसे नाम लिखने का फॉर्मेट होता है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। मतलब कि फर्स्ट नेम जैसा अरे तुम्हारा नाम तो अरे नितिन कुमार सिंह है तो तुम्हारा फर्स्ट नेम हो जाएगा नितिन। ठीक, मिडिल नेम हो जाएगा कुमार और लास्ट नेम हो जाएगा सिंह। उसी प्रकार किसी रैखिक समीकरण को लिखने का जो तरीका होता है उसे ऐसे लिखा था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यही किसी रैखिक समीकरण के लिखने का तरीका होता है और इसे ही आप कह सकते हो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ठीक, इतनी बातें समझ में आई? तो हमने मान लिया कि हमारा रैखिक समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। हमने इतना मान लिया। अब इसकी तुलना जब इससे करेंगे तो हमारा जो ए आ जाएगा, ए आता है क्या हमारा? ए आ जाता है, ए आता है, ए बराबर आता है 2, बी बराबर आता है 3 और सी बराबर आता है -9। अब हम कोई दूसरा एग्जांपल मान ले, जैसे हम मान लेते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या मान ले? हम मान लेते हैं 5x प्लस 10
वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की जो आप अरे इस इक्वेशन अरे मतलब इस समीकरण की तुलना आप जो अरे व्यापक रूप से करेंगे, व्यापक रूप से जो इस इक्वेशन की तुलना आप करेंगे तो तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 5, बी बराबर क्या हो जाएगा 10 और सी बराबर क्या हो जाएगा 20। इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इतनी बातें समझ में आ गई ना? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? ओए बाबू तुम्हें पूछना है, इतनी बातें समझ में आई ना? इतनी बातें आई ना? तो इधर आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इतना आप कर लीजिए नोट, जल्दी से करो नोट। अब हम यहीं बैठे हैं, जल्दी से करो नोट, टेंशन बिल्कुल ना लेना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। जब तक हम बैठे हुए हैं तब तक आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ठीक, इतना नोट करो। टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको है ही नहीं। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है बाबू, जान पाए? बिल्कुल भी टेंशन लीजिएगा ही मत। इतना हो गया ना? इतना हो गया ना बाबू? इतना हो गया। अब मैं इसे कर रहा हूँ इरेज, मैंने तो हम कर रहे हैं अब इरेज। ये हो गया हमारा इरेज। अब इसको मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ए बी सी कैसे निकाला जाता है मैंने क्यों बताया, अब ये असलियत में इसका काम अब आएगा। ठीक, असलियत में इसका काम अब आएगा। जैसे हमने पीछे जो ग्राफ बनाए हैं और उनमें जो रेखाएं थी, जो हमने पीछे ग्राफ बनाए हैं और उनमें जो रेखाएं थी वो एक दूसरे दो समीकरण हम मानते थे, दो समीकरणों के दो बिंदु लेते थे और जो रेखाएं होती थी एक जो ग्राफ बनती थी कभी ऐसी बन जाती थी कि ऐसे दो समीकरण हो गया। बाबू पता नहीं क्या हो रहा है, मार्कर नहीं चलता। जैसे एक ऐसे बन गई, कभी कभी ऐसे प्रतिच्छेद कर देती थी, करती थी कि नहीं करती थी? करती थी ना? ठीक, अब हम दोनों समीकरणों का जो वो मान लेते थे, जैसे एक वैसा का समीकरण मान लेते थे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, और दूसरे मान लेते थे ए टू एक्स एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। हम ऐसा मान लेते थे ना? मान लेते थे, सिर्फ जी पर मान लेते थे। कोई एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करती थी, कभी कभी ऐसा हो जाता था कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करती थी। जैसे अरे कभी कभी ऐसा हो जाता था कि ऐसे कोई समीकरण लाइन गई और इसी के ठीक ऊपर दूसरी भी लाइन बन जाती थी, इसी के मतलब हमारी थोड़ी सा निकल गई थी, निकलेगी नहीं तो ठीक ऊपर एक दूसरे के ऊपर बन जाती थी। ठीक, दोनों लाइनें ठीक एक दूसरे के ओवरलैप कर जाती थी, मतलब एक दूसरे के ठीक ऊपर बन जाती थी। तो हम इसे कैसे मानते थे, इससे भी ऐसे लिखते ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, और इसको दूसरी वाली समीकरण के लिए ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। और कभी कभी ऐसा होता था कि हमारी दोनों जो लाइनें हैं, दोनों लाइनें एक दूसरे के, कभी कभी ग्राफ में जब हम समीकरण मानते हैं दोनों लाइनें जो होती हैं एक दूसरे के ठीक समांतर हो जाती हैं, एक दूसरे के ठीक ठीक समांतर हो जाती है। ऐसी हो जाती है, एक दूसरे के ठीक समांतर हो जाती हैं। है तो हम इसके लिए मान लेते थे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। अब नीचे वाले के लिए मान लेते थे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। हम दूसरे के लिए मान लेते थे। ठीक, इतनी चीजें हम मान लिया करते थे, इतनी चीजें हम मानते थे ना बाबू? इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? जी सर आ तो रही है। क्या समझ में आया कि जो हम ग्राफ बनाते थे उसमें जो लाइनें होती थी एक दूसरे को कैसे प्रतिच्छेद करती थी, इतना तो हमको समझ में आ रहा है सर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर थोड़ा बहुत तो आ ही रहा है। कितना बहुत आ रहा है थोड़ा बताइए तो, आपको कितना आया, ये कितना आपको समझ में आया ये बताइए तो जरा। हमने
हमने एक ग्राफ बनाया था आपके लिए, टेबल, तो टेबल हम भूल गए कहाँ हम बनाए थे, बस मिल गया बाबू। ठीक, हमने एक टेबल बनाई थी आपके लिए, अब हम बताओ, अब ये बताओ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं कि नहीं करती हैं? ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं कि प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती कि नहीं काटती हैं? काटती है तो क्या लिखोगे? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इन्हें आप क्या कहोगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब ये बताओ ये दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के, अरे एक दूसरे के ऊपर ही एकदम है, मतलब कि इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं सर, क्या कहते हैं बताओ बाबू लोग? तो इन्हें कहते हैं संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, इन्हें कहते हैं संपाती रेखाएं। और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ठीक समांतर है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? समानांतर या समांतर रेखाएं, क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। अब मैंने आपसे बताया था कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को जितने बिंदु पर काटेंगी उतने ही उसके, अरे उन दोनों जो है ये दो रेखाएं जो है दो समीकरणों को व्यक्त कर रही है, और ये दोनों समीकरणों की जो रेखाएं हैं एक दूसरे को जितने बिंदु पर काटेंगी उतने ही दोनों समीकरणों के हल होंगे। तो ये कितने बिंदु पर काट रही है सर? एक बिंदु पर काट रही है, मतलब कि इसका क्या हो जाएगा? इसका अद्वितीय हल हो जाएगा। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। इसे आप कह सकते हो केवल, केवल एक हल। मतलब इसके अलावा इस समीकरण में जो एक्स और वाई का जो मान होगा केवल एक रहेगा, एक से अधिक नहीं रहेगा। इसमें देखो, अब इसमें ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ठीक एक दूसरे से चिपक के इसे रखी है, मतलब कि एक दूसरे को अनेकों जगह क्या एक दूसरे को वो स्पर्श करती हैं, प्रत्येक अनेकों जगह एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। तो इसके लिए आप क्या कहोगे? इसके लिए लिखोगे अपरिमित परिमित रूप से अनेक हल। भाई अनेक अनेक जगह जब काट रही तो अनेक हल होगा ही। अभी ये बताओ ये दोनों रेखाएं दूसरे के समांतर है, कहीं जिंदगी में कभी कटबे नहीं करेंगी एक दूसरे को, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? इसके लिए लिख दोगे कोई कोई हल नहीं। क्या लिखोगे? कोई हल नहीं। इतना आपने लिखा? ए बाबू, ए इधर सुना, ये बकवास है ना जानना, ये जो मैं बता रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है बाबू, वेरी 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 इम्पोर्टेंट है ये सारी सारी चीजें। इतना मैं इस टेबल में लिखने जा रहा और इतना सिस्टमेटिक आपको लिखा भी नहीं कहीं मिलेगा इतना आसान तरीके से। इतना मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अब जो बोर्ड एग्जाम आपका है नहीं उसमें ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में भी आता है। सब्जेक्टिव में तो 5-5 नंबर क्वेश्चन दे देते हैं कि ग्राफ खींचिए, ग्राफ को हल कीजिए, उसके बाद बताइए कि अरे इसका जो क्वेश्चन को हल करिए, ग्राफ बनाए और ग्राफ की मदद से बताए ये इसका हल अद्वितीय है कि अनेक हल है कि कोई हल ही नहीं, ये सब बताना पड़ता है। जो जानते ही नहीं रहोगे तो कैसे बताओगे? इसीलिए कह रहे हैं कि ध्यान से देखो। अब बात आती है, अब हमारा तीसरा पॉइंट रहेगा, वो रहेगा कि संगत असंगत किसे कहते हैं। जब एक्स और वाई का कोई मान निकले, एक्स और वाई का जब मान निकले, अब वो कोई भी मान हो उससे आपसे कोई मतलब नहीं, कोई भी मान होगा उससे आपसे कोई मतलब ही नहीं है, वो कोई भी मान हो। एक्स और वाई का मान निकल रहा है, एक मान निकले चाहे 100 मान निकले उससे कोई मतलब नहीं। एक्स और वाई की वैल्यू आ रही है, एक्स और वाई का मान हल निकल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? संगत, संगत, संगत परे, जिसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे संगत निकाय। क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे संगत निकाय।
क्या लिखोगे आगे? संगत निकाय मतलब संगत समीकरण है। ये दोनों समीकरण जो है संगत है, मतलब इनका जो इनका जो हल है वो वैल्यू मतलब कि सार्थक निरर्थक नहीं है। इन दोनों का जो साथ है वो सार्थक, मतलब ये दोनों साथ कर रहे हैं, मतलब वो तो कुछ कुछ हमको रिजल्ट दे रहे हैं, ये नहीं कि रिजल्ट में नहीं दे रहे हैं कुछ। और ये इसके अब यहाँ पे एक हल निकला तभी भी संगत, यहाँ पे हजारों हल निकलेंगे तभी भी ये संगत निकाय ही कहा जाएगा। लेकिन बाबू लोग यहाँ पे देखो, ये भाई साहब कहे हम चौड़ी, हम तो दूसरी दुनिया के हैं, हम अब तो हल ही नहीं देंगे, क्या लिख लोगे? तो हम कहे तुम हल नहीं दोगे तो हम भी तुमको संगत बता देंगे, और क्या असंगत निकाय हो तुम। हम इनको बता दिए तुम हो असंगत निकाय। अब हम अब यहाँ तक तो आप ले सके। अब हम जो है समीकरणों के गुणांकों से कैसे जानेंगे कि ये अद्वितीय हल रहेगा, क्या अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्या कोई हल नहीं रहेगा, रेखा समानता है कि प्रतिच्छेदी या संपाती है, या संगत निकाय या संगत निकाय है। हम गुणांकों A1 A1 A2 B1 B2 इस सबसे कैसे जान पाएंगे? तो जो प्रतिच्छेदी रेखाएं रहेंगी, अद्वितीय हल रहेगा, तो उसके लिए क्या होता है? A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। मतलब इन दोनों के अनुपात के कभी बराबर नहीं होगा। लेकिन जो अनेक हल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 अपॉन B2 A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 तीनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे। लेकिन बाबू जब ये कोई हल वाला नहीं आया तो इसमें A1 अपॉन A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 अपॉन C2 के कभी भी बराबर ये नहीं होगा, कभी भी इसके बराबर नहीं होगा। अब ये जो मैंने आपको टेबल बना दी है, जैसे बनाए हैं एज इट इज, जैसे लिखा है ठीक एकदम। ये रेखाएं तो हमारा बहुत छोटा ओके ना रेखाएं, अब सही जैसे लिखे हैं एकदम एकदम ऐसे ही अपने कॉपी में ये टेबल बना लीजिए, बिल्कुल ठीक ऐसे ही बना लीजिए बाबू, बहुत काम आएगा, इतना बता दे रहे हैं। कितना ये काम आएगा तुम्हारे, अभी तुम्हें पता भी नहीं, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है कितना तुम्हारे काम आने वाला है। जान पाए? अब जल्दी से इसे कर लो तुम नोट। जान पाए? इतना जल्दी करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो बाबू, नोट करो। थोड़ा सा भी इसमें एकदम एकदम एज इट इज, आपको 1 मिनट का हम समय दे देंगे, एज इट इज एकदम ऐसे लिखो, पूरा पूरा जैसे बना है, और इसे जा करके जैसे मैंने समझाया है 1-2 बार, ये जितना मैंने लिखवा के इतनी देर समझाई, ये सारी चीजें एक बार आप फिर से रिवर्स कर लीजिएगा। इन सारी चीजों को एक बार फिर से रिवर्स कर लीजिएगा, रिवर्स करके और रिवाइज कर लीजिए। तो वीडियो को रिवर्स करिए, रिवर्स करके 2-3 बार 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 सुनिए, उसके बाद लिखिए, उसके बाद फिर कॉपी देखते जाइए, सुनते चले जाइए। तब देखिएगा इतने अक्षर मैंने क्या आपको बता दिया, इतने आसान तरीके से आपको क्या बता दिया, तब आपको पता चलेगा जब आप ये एक्सरसाइज करोगे। तब कहोगे जी सर आपने बताया तो बहुत तगड़ा है। जान पाए? वैसे हम सारी चीजें तगड़ी ही बताते हैं बाबू, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ तगड़ा ना बताते हैं। संगत असंगत निकाय, संगत निकाय। जल्दी करो बाबू, जल्दी करो। वो उधर जो कोई हल नहीं है उसके नीचे असंगत निकाय लिखा है, वो बाबू थोड़ी चमक आ रही है लाइट की वजह से, उसके लिए आप मुझे थोड़ा क्षमा करिएगा। जान पाए बाबू? क्षमा करिएगा, क्षमा कर दीजिएगा, नहीं तो हम आपसे पसंद करते हैं। हो गया? इतना हो गया कि नहीं हुआ? जल्दी करो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, हम आ रहे हैं।
जल्दी लिखो, हम आ रहे हैं 1 सेकंड में। हो गया ना? अब मैं इसे करने जा रहा हूँ क्या, मैं इसे करने जा रहा हूँ इरेजवा। क्या करने जा रहे हैं? इरेजवा करने जा रहे हैं, इरेज इरेज मतलब कि इरेज करने जा रहे हैं। हम थोड़ी हमारी इंग्लिश कमजोर है बाबू, हम क्या करें, अभी हम इतना इंग्लिश इंग्लिश पढ़े हैं नहीं। हम हिंदी पढ़ते हैं, जानते हैं, यूपी बोर्ड के छात्र हैं। जैसे आप यूपी बोर्ड पढ़ते हो वैसे हम भी यूपी बोर्ड से ही पढ़े हैं, तो इतना हम इंग्लिश इंग्लिश जानते वानते तो है नहीं। तो आप हम हमारे बच्चे जाने, बस हमसे क्या मतलब, आप जानते हो बस हम भी जानते हैं। और हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है मैथ, ना कि हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। हमारा सब्जेक्ट है मैथ, ना कि हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी रहेगी तभी हम पढ़ा पाएंगे, हमारी हिंदी से भी हम तुम लोग का कल्याण हो जाएगा। इसीलिए हमें कोई टेंशन नहीं, आप लोग बस मस्त होके पढ़िए, इतना याद रखिए बस। सबसे इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट होता है पूरे दुनिया में, सबसे बढ़िया होता है भाई मैथ। ना कोई टेंशन और ना कोई झंझट, सबसे आसान सब्जेक्ट ही मैथ ही है। जो सोचते हैं मैथ कठिन है वो बेवकूफ है, जो सोचते हैं कि मैथ कठिन होती है वो बेवकूफ है। लेकिन मैथ ज्यादा आसान कुछ है नहीं। अभी आपसे हिंदी में जो ढंग से पूछा जाने लगे तो हिंदी किसी को आती बाती नहीं है, जान पाए। लेकिन मैथ आराम से बता पाओगे, जान पाए। अब हम जा रहे हैं अपनी प्रश्नावली शुरू करने। अब प्रश्नावली का मैंने जो आपको फोर्थ एग्जाम्पल और फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया था। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर, पुरानी वाली किताब से एग्जाम्पल नंबर 5 है, और नई वाली एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2 है। टू है, टू मतलब आई मीन टू से टू है, टू नहीं है। थोड़ा सा गलती हो जाती है, भावनाओं में बह जाते हैं बाबू, आप जानते ही हो। उदाहरण क्या है, क्या लिखा है? ग्राफ, ग्राफ द्वारा, ग्राफ द्वारा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? इतना हम क्वेश्चन थोड़ा लिखेंगे, क्वेश्चन आप अपनी किताब से पढ़िएगा, चाहे मोबाइल में बुक लोड कर लीजिएगा तब पढ़िएगा। हमको बता रहे हैं ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों का हल क्या है, का हल नहीं है अद्वितीय हल या अपरिमित रूप से अनेक हल। भाई साहब कहे दो समीकरण दे दिए हैं, कहे हैं दोनों समीकरणों का हल ग्राफ विधि से इनको निकालो, जान पाए, ग्राफ विधि से इनको निकालो और निकाल करके बताओ कि ये जो जब ये अद्वितीय हल है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है कि कोई हल ही नहीं है। अब बताओ जो चीजें मैंने आपको पीछे बताई हैं वो काम आएगी कि नहीं आएगी? जी सर आएगी, तो आएगी तो हम आपको करवाने जा रहे हैं एग्जाम्पल। जो सबसे पहले आप क्या डालोगे? सबसे पहले आप डालोगे हल, तो हल डाल के करोगे लाइनिंग। ये तो आप सबसे पहले आप लिखोगे क्या दिया है, दिया है, क्या दिए हैं ये पहला इक्वेशन दिए हैं 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमें दिए हैं पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या दिए हैं? 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5 बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये हमें दूसरा इक्वेशन दिए हैं, तो हम इसे भी इसी के रूप में बनाएंगे। और इसके रूप में बनाने के लिए हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। इतना समझ में आया? अब हम लिखेंगे क्या, प्रश्न अनुसार,
क्योंकि इतना हमको उन्होंने दिया था। अब हम अपने जो पुराने वाला तरीका वही आजमाए, तो इसी से करेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, ठीक। और ये हम कर देंगे पहले से ही लाइनिंग, ये हम पहले से ही लाइनिंग बना देंगे। आपको बाबू मेरा बोर्ड है इसलिए मैं ऐसे लिखूंगा और आपकी रहेगी कॉपी, इसीलिए आपको सारी चीजें सिस्टमैटिक करके लिखनी है। सबसे पहले ये लिखेंगे प्रश्नानुसार, उसके बाद इधर की चीजें लिखेंगे कॉपी में, फिर ठीक उसके नीचे इधर जो मैं लिखवाऊंगा वो लिखेंगे। नहीं तो सोचो कि हम भी कॉपी में दो पार्ट बना के तब करेंगे, करोगे तो बहुत मारेंगे, इतना बता रहे। समीकरण एक क्या है? तो समीकरण एक है 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें ग्राफ खींचना है, यही तो कहे हैं ग्राफ द्वारा ज्ञात कर, तो ग्राफ खींचना ही है। हम ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं? तो हम ग्राफ खींचने के लिए दोनों समीकरणों से दो दो बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। क्या करते हैं? दोनों समीकरणों से दो दो बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। दो दो बिंदु हम प्राप्त कर लेंगे और दोनों बिंदु से दो दो बिंदु प्राप्त करेंगे, उसकी मदद से हम बनाए ग्राफ। तो हमने लिखा समीकरण नंबर एक, और समीकरण नंबर एक में सबसे पहले क्या करेंगे? x बराबर हम रखेंगे 0। x बराबर 0 रखा तो 5 इंटू 0 माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इतना आया कि नहीं आया? जी सर आ तो गया बाबू, इस तरह करूंगा तो ये हो जाएगा अपॉन में, क्योंकि जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा अपॉन में। तो हम x को 0 नहीं रखेंगे, हम x को क्या रखेंगे? हम हम x को रखेंगे, हम x को रखेंगे 3। हम x बराबर रखेंगे क्या? हम x बराबर रखेंगे, हम x बराबर रखेंगे क्या? मार्कर नहीं चल रहा है बाबू लोग, हमारा मार्कर जल्दी नहीं चलता, बहुत बदतमीज हो गया है ये भी मार्कर जो है, नहीं बड़ा बदतमीज हो गया। x बराबर हम रखेंगे 3, x बराबर 3 रख देंगे तो 5 3 का कितना होता है? 15 प्लस 1 माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? 8y बराबर, 8 माइनस 8y को उधर ले गया, प्लस 8y हो गया, हो जाएगा 16। तो y बराबर आ गया कितना? y बराबर आ गया 2। तो हमारा जो बिंदु बनेगा वो क्या आएगा? बिंदु आ जाएगा, जो हमारा बिंदु जो आएगा, बिंदु आ जाएगा हमारा 3,2। ये हो गया हमारा पहला बिंदु, ठीक। ये हो गया हमारा पहला बिंदु, ठीक। हो गया कि नहीं हुआ? हो गया सर, हो तो गया सर। क्या हुआ? पहला बिंदु। अब दूसरा हम क्या मान लें बाबू, ये बताओ। दूसरा हम क्या माने? पहला बिंदु तो हमने ये ज्ञात कर लिया कि अरे 3,2 हमने पहला बिंदु निकाल लिया। अब दूसरा बिंदु क्या करें? दूसरा बिंदु 5 बन गया, 5 8। अब हम y को रख देंगे जो 0, पहले हम x को 3 रख दिए तो हमको पहला बिंदु मिल गया। अब y को जो हम रख देंगे 0 तो 8y हो जाएगा 0। 5y मतलब 5 मतलब 1/5 आएगा, तभी भी सही नहीं रहेगा। तो हम y को रख देंगे क्या? y को हम रख 8 को जो हम 8197 हो जाएगा, 8 2 16। बस 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 बाबू, लेकिन सेम है पॉइंटिया तो आ जाएगा, 8 2 16 सेम ही चीजें आ जाएंगे, मजा नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा कम मजा आएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? थोड़ा सोचने दो बाबू, अब थोड़ा सा सोच ले तब बताएं। अपॉन में करना हो तो तुरंत आ जाए, लेकिन अपॉन में हमें करना नहीं है, इसे जानते ही हो। हमने तो कसम खाई से अपॉन में करेंगे नहीं, ठीक। तो 5 इंटू 3 माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इतना आया। 15 प्लस 1 माइनस 8y इज इक्वल टू 0 इतना आया। तो 8y इज इक्वल टू 16 इतना आ गया। अब हम y को क्या रखें जो 5 से डिविजिबल हो जाए? 8 3 24,
16, 8 1 जा 8, 8 5 जा 8, एक्स को हम ले लें क्या, एक्स को हम ले लें, अरे 8 1 जा 8 1 जा 8, 8 3 24, 25। आओ बाबू याद आ गया, हम y को ले लेते हैं क्या, y को हम ले लेते हैं माइनस का 3, माइनस का 3 ले लेंगे तो ये है 5x माइनस 8 और y के जगह माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो 5x 8 3 का 24 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 1 25 और वो भी आ जाएगा किसमें माइनस में, क्योंकि उधर चला गया। तो 5 5 का 25 मतलब -5, मतलब कि x बराबर आ गया हमारा -5। तो हमारा जो बिंदु हो जाएगा, बिंदु हमारा क्या आ जाएगा, बिंदु आ जाएगा हमारा -5 कामा -3। ये आ गए हमारे समीकरण एक के दो बिंदु। इतनी चीजें क्लियर, समीकरण एक के दो बिंदु हमारे आ गए। इतनी बातें क्लियर कि नहीं क्लियर बाबू ये बताओ। जी सर क्लियर हो गई है हमको। अब हम आपको करवाने जा रहे हैं, अब हम आपको क्या करवाने जा रहे हैं, हम आपको करवाने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर, इतने हो गए। अब हम आप लिखते हैं क्या, हम लिखते हैं समीकरण, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या दिया गया है, तो 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, तो हम x को सबसे पहले क्या मानेंगे, x को हम मानेंगे क्या बाबूआ, हम x को ऐसा कुछ माने, क्या माने, क्या माने, x को 15 2 का 24 2 से पूरा कट कट चले जाए बाबू, अपॉन में ना आए, अपॉन में आता तो बहुत गुस्सा आता है। तो हम मान ले ऐसा, क्या मान ले 15, x को 0 लेंगे तो नहीं सही रहेगा, x को 1 ले लिया तो भी नहीं सही रहेगा, तो x को 2 ले लिया, x को सही आएगा तो नहीं, सही में आएगा, थोड़ा सा आप, थोड़ा सा हम भी सोचे, थोड़ा सा आप भी सोचिए, तभी अभी समझ में आ जाएगा।